जुड़े हैं, बहुत स्वागत करूंगा सुनील सर। और मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि मोदी जी से बेहतर कोई जो जितने बॉलीवुड हॉलीवुड भी फेल है, उनके जो वो अदाकारी कर दिखाया करते हैं। बाकी वो राजनीतिज्ञ हैं, हम कह रहे थे कि चाहे वो उनका 15 सालों का गुजरात का सफर हो, फिर यहाँ ये सफर है पूरा का पूरा, उनसे बेहतर कोई नहीं। मैं हम लोग सुनील सर आज इस पे मीमांसा हमने पहले भी आपको बताया था कि तथाकथित यू टर्न कह लीजिए, तथाकथित ट्रैक चेंज करना कह लीजिए, या जो मोदी जी की शैली होती कि जो उन्हें फायदा लेना है तो फिर अपने लोगों को भी नाराज है। अभी जैसे हम ये कर रहे हैं कि जो उन्होंने चाहे दिलजीत दोसांझ हो या फिर जो चादर चढ़ाने वाली बात है, वहां वो हिंदू सेना लगी थी लगातार अनुरोध करने में। वैसे तो वो 10 साल से भेज रहे थे, प्रधानमंत्री जब से बने निरंतर जारी है चादर, और भी प्रधानमंत्री गण भेजते रहे हैं पहले। वो हमारा प्रतीक है, जो भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन जो मोदी जी जो बात करते हैं तो उसमें शायद हिंदू सेना सोच रही थी कुछ कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन वो वही है। तो ये सारा जो स्थितियां हैं, ये जो कथित यू टर्न है, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिल्ली भी उसके पीछे है, सामने आपको वहां साधना है। फिर ये जो दोसांझ जो है, आपको ध्यान होगा कि कैसे उन्होंने मंच से मनमोहन सिंह जी पे बहुत अपना पूरा का पूरा व्यक्त किया, आस्था प्रकट किया, तमाम किया, और वो बहुत बेबाकी से बातें रखते रहे हैं। उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था इस दल को। कैसे देखें इस सबको सुनील सर? धन्यवाद अनम्यूट संजीव जी। एक तो विलंब से ज्वाइन करने के लिए क्षमा चाहता हूं मैं। नहीं सर, नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब सवाल यह है कि जो यह पंजाबी समुदाय है, चाहे सिख समुदाय के लोग हैं, वो डल्लेवाल साहब को सुनेंगे या दोस्ताज साहब को सुनेंगे? उनके सामने विकल्प खुला हुआ। अगर आप ये मानते हैं कि दोस्ताज साहब की बदौलत आप इस समुदाय में पैठ बना लेंगे, कोई बात नहीं, हम भी स्वीकार कर लेंगे। क्या इस देश का आवाम, चाहे किसी जात बिरादरी का हो, किसी समुदाय का, वो उसके जीवन की जो दुश्वारियां हैं वह हम है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की, मेरा अपना मानना होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं, यानी कि सत्ता में आप नहीं होते, तो आपकी इस तरह की जो टोटके वाली राजनीति है वो कई बार सफल हो जाती है। सत्ता में रह करके आप लोगों को दीप सिंधु नहीं याद आएगा, दोसांझ याद रहेगा लोगों को। दीप सिंधु के माध्यम से इसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों के आंदोलन को कितना बदनाम करने की कोशिश की, क्या लोगों की स्मृतियों से गायब हो गया? 1 साल तक जो ये किसान सड़कों पर जमे रहे, जाड़ा गर्मी बरसात झेलते रहे, वह दोस्ताज साहब के प्रधानमंत्री से मिलते ही उनके दिमाग से सही बातें खत्म हो जाएगी। आखिर वो कौन सी वजह है कि 1984 के दंगों का लगातार उल्लेख करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाए? कांग्रेस से तो उनकी नाराजगी हुई, वो नाराजगी दूर भी हुई। पंजाब में वहां के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, फिर वो सत्ता में लेकर चले भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में ही कभी भी अकाली दल से अलग राजनीति नहीं कर पाई। अलग राजनीति करने की जब उसने कोशिश की तब उसको सफलता नहीं मिली। कांग्रेस में उसने तोड़फोड़ किया, अमरिंदर सिंह को तोड़ के अपने साथ लेकर के आई। क्या हुआ लोकसभा के चुनाव में? नवजोत सिंह सिद्धू साहब को तोड़ करके ले आई। क्या हुआ वहां के विधानसभा के चुनाव में? सवाल है ना कि अब इस तरह के जो प्रतीकात्मक राजनीति है, मेरा अपना ये मानना है कि 10 साल के गवर्नेंस के बाद काम नहीं करती है। आपको यह बताना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्षों में पूरे इस समुदाय के लिए, किसानों के लिए, उस राज्य विशेष के लिए, दिल्ली के लिए आपने किया क्या? इसके अलावा आप किसी से मिलते जुलते रहिए, मिल लीजिए, लोग भी उसको देखेंगे, पसंद हो जाएंगे, कुछ समय तक ताली बजा लेंगे, लेकिन वो बात बनने वाली नहीं है। आज स्थिति यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस आधार पर लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता सौंपी, वह आधार कितने मजबूत हुए हैं, लोगों का विश्वास कितना बढ़ा है। मोदी जी को लोगों ने इसलिए थोड़े सत्ता सौंपी थी कि वो 2 साल से मिलेंगे और उसके गायन पर फिदा हो जाएंगे। लोगों ने अच्छे दिन के लिए उनको सत्ता सौंपा था, जिसका उन्होंने वायदा किया था लोगों से। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लोगों ने विश्वास किया, उनके साथ खड़े हो गए। बेरोजगारी दूर करने की बात उन्होंने की थी, लोग उनके साथ खड़े रहे। मिला क्या?
अब तो आज लोग 10 साल के बाद ही पूछेंगे ना कि दिल्ली में अगर आप किसी तरह का आश्वासन देते हैं लोगों को, दिल्ली के नागरिकों को, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 25 साल से आप मध्य प्रदेश में हैं, वो आश्वासन पूरे हो गए क्या? आप पिछले 25 साल से गुजरात की सत्ता में है, 2002 से लगातार आप हैं, क्या गुजरात के नागरिकों को सुविधाएं आप दे रहे हैं? कोई वायदा कर लीजिए, सवाल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कितना कमजोर है, इससे आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि अभी तक उसके पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरे हमेशा बदलते रहिए। एक समय था कि मनोज तिवारी को ले आए, फिर जो आजकल अब साथ गवर्नर भी नहीं है किरण बेदी जी, उनको लेकर के आए। पिछले 2 चुनाव ये मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी ने 7 के 7 संसदीय क्षेत्रों में जम के प्रचार किया था पिछली बार, रोड शोज किए थे, अगर आपको याद कीजिए। करे थे जी जी जी। क्या हासिल हुआ? 2.5 तक की संख्या नहीं पहुंची। और आपके दिल्ली में नाक के नीचे जहां 24 घंटे आप रहते हैं, क्योंकि लोग अब ये जानने लगे हैं कि आखिर अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे तो आप लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। मेरा मानना ही है, क्योंकि आप सत्ता में है, अब आप विपक्ष में नहीं है। आपके कोरे बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। आप किसी को ले आइए, किसी के साथ खड़े हो जाइए, किसी के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, वो सब चलेगा। लेकिन अब ये लोग देख रहे हैं कि जो एक किसान नेता 30 दिन से अधिक समय से अनशन कर रहा है और आपके कान पे जू नहीं देख रही है, कोई पहल नहीं है, कोई हलचल नहीं है, ये चीजें प्रभावित नहीं करती हैं क्या? इस बिना पर आप तो पंजाब को खलनायक बनाने पे तुले हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके कंधे से जो है रखकर बंदूक चलती रहे, सीधी सीधी। नहीं, सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट है तो केंद्र सरकार से पूछ लिया। केंद्र सवाल इस बात का है, केंद्र पंजाब सरकार पे जो केंद्र सरकार कह रही है, ठीक है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, ठीक है कि भाई आप उनके स्वास्थ्य की चिंता कीजिए और आप उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हुई, आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन केंद्र सरकार को छोड़ थोड़े दिया, कहा कि आप इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते? अब क्यों नहीं कहते हैं कि आपके दरवाजे खुले हुए हैं? और वहां पे केंद्र सरकार बेनकाब हो जाती है जब तुषार मेहता साहब कहते हैं कि मुझे इस नोटिस की, इस मुकदमे की जानकारी ही नहीं है। आप कितने संवेदनहीन हैं, कितना आपके आप गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूरे मसले का के प्रति आपका ध्यान है, ये आपका एक वाक्य बताता है। तो ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं वो सवाल अहम है। उन सवालों का जवाब कोई बनता नहीं है इनके पास, चाहे वो संविधान का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो। अभी जो बाबा साहब के ऊपर गृह मंत्री जी का बयान हो, ये सभी जो सवाल पैदा किए हैं कांग्रेस ने, वो महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। इन विवादों से, इन सवालों से वो मुंह फेर नहीं सकती है। वह राहुल गांधी पर मुकदमे करा दे, तरह एक अलग राज्यों में मुकदमे करावे, तमाम तरह के आरोप लगावे, लेकिन ये सवाल लोगों के सामने है, क्या दोसांझ साहब के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो अंतिम संस्कार किए गए, ये लोगों की निगाह से भूल जाएगा? क्यों किया? अगर आपको उस समुदाय के प्रति कोई सम्मान है, उस समुदाय के लोगों के प्रति कोई सम्मान है, तो मनमोहन सिंह साहब ने क्या गड़बड़ किया था? एक निर्विवाद नेता रहे हैं वो। इस देश के प्रति, यह देश आजादी के बाद इधर 20वीं 21वीं शताब्दी में अगर कुछ नेताओं का उल्लेख किया जाए जिन्होंने योगदान किया, उसमें मनमोहन सिंह जी का नाम लिया जाएगा। पिछले 3 दशक उनके नाम पर याद किए जाएंगे कम से कम। और उनके साथ आपने क्या किया? निगम बोध घाट पर आप उनको ले जाएंगे और आप चाहेंगे कि आपको समुदाय आपके साथ खड़ा भी हो जाए। आपके इस कुकृत्य को लोग याद ना रखें, उनकी जहन में नहीं रहेगी बातें। कैलकुलेशन है क्या कि उनको पूरे जबरदस्त ढंग से उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके भक्त, उनके अंधभक्त नाराज हैं, जमकर वो कहीं ना कहीं मजम्मत कर रहे हैं। क्या है, क्या फिर कैलकुलेशन क्या है? आपको मालूम है कि इससे बहुत फायदा होना नहीं है, फिर ये सब रिस्क क्यों? नहीं, बस सवाल नहीं, वो केवल ध्यान हटाने की बात है कि आप मनमोहन सिंह का निगम को घाट याद मत कीजिए, आप डल्लेवाले साहब को मत याद कीजिए, आप किसानों के आंदोलन के मत याद कीजिए। एक जो बड़ा चेहरा सामने आ गया उसके उसी में आप डूबते उतराते रहिए। लेकिन सवाल एक हो सकता है कुछ एक वर्ग हो जिसको अच्छा लगता है, लेकिन यह देश के आम नागरिकों को
ये बात बहुत स्वीकार नहीं होगी। वो सरकार की जवाबदेही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो इस समय मसले हैं, जो समुदाय से जुड़े हुए हैं, उनके समाधान की बात कीजिए आप। सुनील सर, जो ये हम कर रहे थे कि राहुल गांधी की पिच पे हमने देखा, उनकी पिच पे बहुत बार खेलते देखा है और बाकी भी है। तो ये जो जैसे मैं रिजुजू जो आज कह रहे थे कि साहब वो तो मोहब्बत और ये भाईचारे के लिए बड़ा जरूरी, मोहब्बत शब्द बड़ा विस्मय किया रिजुजी के मुख से। मुझे ध्यान नहीं आता कि वो इतनी सॉफ्ट अंदाज में बात करें। वो तो हमेशा एक नट लेकर वाली स्थिति दिखती रही है उनकी संसदीय कार्य मंत्री होने के बावजूद। तो अंतिम टिप्पणी आपकी सब पर सुनील सर। सवाल यही हुआ कि चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में या हिंदुत्व का एजेंडा तो चलने वाला नहीं है ना। दिल्ली के चुनाव में आपको गवर्नेंस की बात करनी ही पड़ेगी। और अगर आज आज जो आप मकान दुकान की बात आप कर रहे हैं, किसने रोका था आपको दिल्ली में मकान बनवाने से? आपकी सरकार है, केंद्र शासित राज्य है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके हैं, केंद्रीय सरकार के तमाम मंत्रालय हैं, क्यों नहीं कर दिया? कौन मना कर रहा था आपको? अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का अपना टोटका रहा है, वो टोटका दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ रहा। सुनिए सर, 8,000 करोड़ के जहाज में घूमने वाले शख्स यदि वो शीश महल की बात करें तो वो जनता तो देख रही है सर। 8,000 करोड़ का जहाज, 2-2 लाख के सूट और सूट बूट की सरकार कहां भूली है? देश की जनता भूली नहीं है, इतनी आसान नहीं है। और दिल्ली की जनता तो बड़ी प्रबुद्ध जनता है। जो बात की आपने जो सारी, भूलना भी नहीं चाहिए। अगर लोग भूल रहे हो तो उनको याद दिलाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल कि आज जो ये गरीबों का आंसू पोंछने का दावा कर रहे हैं, पिछले 10 साल में कितने आंसू पोंछ दिए इन्होंने? सवाल ये लोग पूछेंगे ना। आप केवल केवल नारे लगाने से थोड़ा काम चलने वाला है। दिल्ली की जो तस्वीर प्रस्तुत की है सर सुनील सर, आप देखिए ना, वो जो पूरे के पूरे एड कैंपेनिंग है भारतीय जनता पार्टी का, वो ऐसा लगता है कि वो वहां मोदी जी, शाह साहब या पूरी बीजेपी या सरकार एनडीए की रहती ही नहीं है। वह सरकार है ही नहीं, केवल उसको दिल्ली को संचालित है, दिल्ली पे पूरा कब्जा केवल और केवल केजरीवाल का, बाकी है ही नहीं। भूल जाते हैं कि क्या दिखा रहे हैं आप देश को, दुनिया को। सुनील सर, यही तो ये बात यही है। आपने पिछले तीसरी बार सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, लगातार सरकार के कामकाज में आप अवरोध पैदा कर रहे हैं, सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सरकार को काम करने के लिए आपके अध्यादेश पर रोक लगाई तो एक नया आदेश लेके चले आप आए। चुनी हुई सरकारों को दिल्ली और दिल्ली के अलावा अन्य किसी भी राज्य में या तो सरकार आपके के नेतृत्व में बने और नहीं तो सरकार को आप काम नहीं करने देंगे। महाराष्ट्र में आपने ही किया, दिल्ली में सबके सामने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कितना बड़ा हस्तक्षेप है, और जम्मू कश्मीर में आप किस तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये सबके सामने है। तो लोग जनादेश क्यों देते हैं? अपनी चुनी हुई सरकार चलाने के लिए। एक ऐसी सरकार जिसके प्रति आम आदमी का विश्वास हो, और आप बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं। तो इन नारों का, इन घोषणाओं का, इन आश्वासनों का मेरा मानना है कि कोई असर नहीं पड़ने वाला। सरकार का केंद्र सरकार का पिछले 10 साल का कामकाज भी लोगों के सामने है। हालांकि मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी का ही एक्सटेंशन है, उनकी राजनीति कोई भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा है, तो इसलिए है कि ठीक है, मैं वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या जो इंडिया दल समूह है या जो गैर बीजेपी राजनीति है उसको बढ़ावा देने में कोई अरविंद केजरीवाल साहब का योगदान है। लेकिन इसके बिना पर उनका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, सही है, लेकिन बीजेपी को उस राज्य में मजबूत चुनौती दे रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो गैर बीजेपी राजनीति को या बीजेपी की जो राजनीति है, सांप्रदायिकता की, ध्रुवीकरण की, मनुवाद की, इन्हें इस राजनीति के खिलाफ वो खड़े या वैचारिक तौर पे उसके खिलाफ वो लड़ते हुए दिखाई पड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता के सामने केंद्र सरकार के गवर्नेंस का सवाल तो जरूर है, और उसकी जवाबदेही उनकी ओर बनती है। चूंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है तो इस तरह की इन चीजों को अपना उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसका असर पड़ेगा नहीं।